बच्चों पीरियोडिक टेबल का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मीन्स गैसियस आइसोलेटेड एटम से कि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, जब इस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तब हम इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, तब हम इसको लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर जो एनर्जी चेंज हुआ डेल्टा एच, ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर मैंने कोई मेटल ली, मान लो A इज इक्वल टू मेटल, तो यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और A पॉजिटिव बनाया, तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये क्या है? सॉलिड। तो ये इसकी प्रोसेस कैसे होगी? सॉलिड को पहले हमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी होगी जिससे कि ये गैसियस एटम में चेंज हो जाए, और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और ये A पॉजिटिव में चेंज हो गया। यहां पर हमने दी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहां पर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक चीज और देखिए, मान लो हमने कोई नॉन मेटल ली, मान लो नाइट्रोजन ली N2, ठीक है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ये तो गैसियस है ना, और चेंज होगी N+ में, तो यहां पर क्या डेल्टा H इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी है? नहीं है। क्यों नहीं है? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, है ना, तो यहां पर क्या है? मॉलिक्यूल है। पहले इसको एटम में चेंज करिए, N2 को हमें एक एटम चाहिए, इसलिए हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी, तो ये N में चेंज हो गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये N पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखनी है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव, मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर है नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए उस प्रोसेस के लिए, है ना, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके लिए हमेशा डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो हमने लिया एल्यूमिनियम, -1 इलेक्ट्रॉन Al+ में चेंज हुआ, -1 इलेक्ट्रॉन Al+2 में चेंज हुआ, -1 इलेक्ट्रॉन Al+3 में चेंज हुआ। ठीक है, इसके लिए एनर्जी चाहिए E1, E2 और E3।
यहां पर E1 क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। यहां पर E2 क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ऑफ एल्यूमिनियम या आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ Al प्लस, ठीक है। और यहां पर E3 क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड ऑफ एल्यूमिनियम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ऑफ Al प्लस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड ऑफ Al प्लस 2, ठीक है। इन तरीकों से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये हमेशा ज्यादा रहेगी। IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे साइज। तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, इसका मतलब साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव। तो बच्चों जेड इफेक्टिव जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई। तो जेड इफेक्टिव हाई तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई। इसका मतलब जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड फैक्टर हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बच्चों जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा जिससे क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। सिग्मा इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, इसका मतलब सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों क्या होगा अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसका हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है मींस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर इसका क्या मतलब है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। मतलब
देखो अगर कोई सब शेल न्यूक्लियस के पास है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और कोई सब शेल दूर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर पहले S, फिर P, फिर D, फिर F, इसी तरीके से सब शेल व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली P में ज्यादा होगी D से, D में ज्यादा होगी F से। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इनका ऑर्डर रहेगा। तो बच्चों हमने 5 फैक्टर पढ़ लिया अभी तक। साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। पेनिट्रेशन पावर में इसका ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हम एक जनरल एग्जांपल करके देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखिए इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन 2 एक्सेप्शन हमको ध्यान में रखने हैं। क्या? बेरिलियम और बोरॉन। सबसे पहला देखिए, वैसे तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p1। ठीक है, देखिए सेम शेल है इसका 2, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको 2s में से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p में से। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? पेनिट्रेशन पावर पढ़ा। तो 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है ना? तो इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होगी। एक चीज तो हमको ये ध्यान में रखनी है। दूसरा देखिए, वैसे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा है। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, इसका है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तीसरी चीज एक और हमको ध्यान में रखनी है। देखो हमने एटॉमिक साइज में पढ़ा था कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स के साइज ज्यादा होते हैं, इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p6, जो कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये हमने 5 फैक्टर्स पढ़े। एक लास्ट एक और फैक्टर और पढ़ने हमको, क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी directly proportional to Z effective, directly proportional to positive charge, inversely proportional to negative charge। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए, और या फिर आयंस ऑफ एन एटम, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है हमारे पास O-2
F-1 नियोन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। तो ये एलिमेंट्स देखकर, आयंस देखकर आप समझ गए कि ये 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए इसको। देखो यहां पर 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने हैं, यहां पर 9 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 12 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 13 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पर 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 13 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन। मींस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। अभी हमने लिया H- हीलियम, Li+ और Be+2। ये स्पीसीज देखकर आप समझ गए होंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, इसमें भी देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है। देखो यहां पर एक प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं, यहां पर 2 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ये मैंने आपको कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल बताए। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने जा रही हूं, जिसको ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नियोन और नियोन आयन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p5। ठीक है, तो हम क्या आंसर देंगे, किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका, क्योंकि ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि सेम एलिमेंट का अगर पॉजिटिव आयन है हमारे पास तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अभी अभी ये रिलेशन पढ़ा हमने। ठीक है, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसकी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैग्नीज +2 और मैग्नीज +3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4। ठीक है, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, देखो हम आंसर देंगे कि Mn+2 की, लेकिन नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी Mn+3 की। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Cu+1 Cu+2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9। ठीक है, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, हम आंसर देंगे 3d10, लेकिन रॉन्ग, किसकी ज्यादा है, Cu+2 की। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सेम ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया N-3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6, है ना। तो इसमें भी किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, N की। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़े। अभी एक जनरल बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा।
जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज डिक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू तो रहेगी कांस्टेंट, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, शेल इंक्रीज होंगे तो मींस साइज इंक्रीज होता जा रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो बच्चों आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं कि किन्हीं एलिमेंट्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसकी आईपी वैल्यू ज्यादा है और किसकी कम। तो इसके लिए मैं आपको बहुत इजी ट्रिक दे रही हूँ। देखिए आप, देखो बच्चों, ये मैंने आपको सभी एलिमेंट्स की सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज दी हैं। अभी मान लो हमको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करना है ना। मान लो हमें ये 4 एलिमेंट दे दिए और इनका ऑर्डर बताइए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन। देखो सबसे कम है सोडियम की, उसके बाद लिथियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की और उसके बाद बेरिलियम की। इसी तरीके से मान लो इन चारों एलिमेंट्स का आपको कंपैरिजन करना था तो उसके लिए भी आपने लिखा एन। ठीक है, तो सबसे कम किसकी है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। मान लो इन चारों एलिमेंट्स का कंपैरिजन करना है तो फिर आपने लिख दिया एन। ठीक है, तो सबसे पहले रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर कैल्शियम। इसी तरीके से मान लो इन 4 एलिमेंट्स का कंपैरिजन करना है तो फिर लिखा हमने एन, मतलब सबसे पहले सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर बेरियम और फिर स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपको क्या लिखना है, एन, और चारों एलिमेंट्स का कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक सही ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो, देखो ये जो 2 पीरियड हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड, इनके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे आप, देखो हमने यहां पर लिखा एस। ठीक है, सबसे ज्यादा है कार्बन की, फिर बोरॉन की, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। यहां पर देखो मैंने वापस लिखा एस। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस और फिर सिलिकॉन। इसको एक बार छोड़ दो, नेक्स्ट देखिए, फिर लिखा मैंने एस। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर सल्फर। यहां पर देखो मैंने वापस फिर लिखा एस। सबसे ज्यादा नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर आर्गन और फिर क्लोरीन। ठीक है, ये 2 जगह मैंने आपको एक बार छोड़ी है क्योंकि हमने एक्सेप्शन पढ़े थे इनके। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, उल्टा एस, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस और फिर सल्फर। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, उल्टा एस। सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए कैसे इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज होंगे, और इसमें हमने 2 एक्सेप्शन पढ़े, है ना। कि ये देखो कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बोरॉन से ज्यादा होगी, मींस सेकेंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 13 ग्रुप से ज्यादा होगी, ऐसे कुछ पढ़ा हमने। देखो बच्चों, ये इफेक्ट इफेक्टिव है सिर्फ जब डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1, है ना। यहां पर देखो इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1। यहां पर एटॉमिक नंबर 12 और यहां पर 13, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कैल्शियम और गैलियम, है ना। इसका एटॉमिक नंबर है 20 और इसका है 31, जिसके लिए डेल्टा जेड इज इक्वल टू 11, है ना। लेकिन फिर भी पेनिट्रेशन इफेक्ट इफेक्टिव है यहाँ पर। कैल्शियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू गैलियम से ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद ये पेनिट्रेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। यहां पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक जनरल ट्रेंड ही काम करेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज होगी। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्या, कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो 4th पीरियड तक ही काम करेगा, नेक्स्ट एक जनरल ट्रेंड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हमने यहां पर पढ़ा था कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण
15 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 16 ग्रुप से ज्यादा होती है ना। तो ये इफेक्ट भी इफेक्टिव है यहां तक। देखिए इसके बाद एक जनरल ट्रेंड रहेगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज ही होगी। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, एक आपको एनसीईआरटी डेटाबेस चीज ध्यान में क्या रखनी है कि कार्बन ग्रुप के लेड की वैल्यू नाइट्रोजन ग्रुप के बिस्मथ की वैल्यू से ज्यादा होती है। आपकी एनसीईआरटी में डेटा के बेस पर ये रिलेशन है। देखिए कि यहाँ पर लेड की वैल्यू बिस्मथ से ज्यादा होती है। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको बताई। क्या कि यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट n इज इक्वल टू 4 तक मीन्स 4th पीरियड तक काम करेगा। इसी तरीके से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 4th पीरियड तक काम करेगा। तीसरी चीज कि लेड की वैल्यू बिस्मथ से ज्यादा होगी। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट ट्रेंड। अभी हम देखते हैं टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम बच्चों एस ब्लॉक की बात करें तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज होती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप 15, 16, 17 और 18 में एक जनरल ट्रेंड काम में करता है कि टॉप टू बॉटम आएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब बात है किसकी, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 13 की वैल्यू। हमारे पास एलिमेंट्स हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे, इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए तो डिक्रीज होती है। लेकिन इसके आगे हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक जब गए तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज स्मॉल हो गए हैं। साइज स्मॉल होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जनरल ट्रेंड काम में करेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन इसके बाद थैलियम तक पहुंचने से पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज स्मॉल हो चुके हैं। साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, एक तो ट्रेंड आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों तरह के ट्रेंड पूछे जा, ऑप्शन क्या है वहां पर ही पता लगेगा ना। एक तो ये आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है, दूसरा इन सभी एलिमेंट्स को हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे, देखो बोतल, गाल में इन। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं क्योंकि एग्जाम में देखो दोनों में से कोई ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है बोतल, गाल में इन। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये हमने ग्रुप 13 की बात करी। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, कहे, शिव जी, सुने, पार्वती। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, तो लो हो गई डिक्रीज। लेकिन जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन हमने यहां पर फॉलो किया वो यहां पर भी होगा। यहां पर इसके साइज भी स्मॉल है इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगी। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव जो है वो 14 ग्रुप तक रहेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है कि लेड की वैल्यू ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अभी हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो बच्चों क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ IE1 का ऑर्डर नहीं, IE2 और IE3 के ऑर्डर भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इनको हम सीखते हैं बहुत इजी ट्रिक से। देखिए IE1 के लिए आप ध्यान में रखोगे, देखो साक्षी वर्मा करती मनमानी क्योंकि
कोई फिदा जान से। ठीक है, आप मेरे साथ बोलिए, अभी के अभी आपको लर्न करनी है ये। साक्षी वर्मा करती मनमानी क्योंकि कोई फिदा जान से। ठीक है, इसको आप बार बार रिपीट करिए, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। सेकंड देखो, IE2 का ऑर्डर क्या रहेगा? शक्तिवान मना फिर करे, कौन जाने निकले क्यूट। ठीक है, वापिस बोलो, शक्तिवान मना फिर करे, कौन जाने निकले क्यूट। इसको बार बार रिपीट करिए, क्योंकि बोले बिना आपको ये ट्रिक भी लर्न नहीं होगी बच्चों, है ना। और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से लर्न करिए, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, IE3 के लिए क्या ऑर्डर है? देखो बच्चों, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स और लास्ट 3 एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, यहां पर 28, 29 और 30। ठीक है, अब ये बीच वाले सिर्फ 4 एलिमेंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, तो इसके लिए आप क्या ध्यान में रखोगे? फिर क्रिकेट कॉमन। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे? फिर क्रिकेट कॉमन। तो बच्चों, ये तीनों सीरीज की ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, वरना डी ब्लॉक पूरा पढ़ लिया और क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, फिर क्या मतलब है ना। अच्छा चलिए, ये हमने बात की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अभी हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों हमारे पास हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। तो क्योंकि हमने पढ़ा लेंथेनॉइड्स में होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड में होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, उसकी वजह से क्या होगा? साइज स्मॉल हो जाते हैं, साइज स्मॉल होंगे इसलिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, और इंक्रीज होती हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई एटम है M, इसके लिए IE1 वैल्यू फॉर M इज इक्वल टू, मान लीजिए 111 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, IE2 फॉर M इज इक्वल टू, मान लीजिए 211 किलो कैलोरी पर मोल। IE3 फॉर M इज इक्वल टू, मान लो 511 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए IE4 कैलकुलेट किया कि मान लिया 2001 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए IE5 कैलकुलेट किया तो मान लो ये आया 2501 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब इन वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखो, 111 से 211 आए, 211 से 511 आए, इसके बाद देखिए सीधा 2001, एक बिग इंक्रीमेंट है, बड़ी जंप है ना। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल लिए बड़े इजीली। इसके बाद चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन आप इसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। ठीक है, तो अब इसके बाद भी देखिए 2501, यहां पर लगभग 4 गुना हो रहा था, इतना बड़ा जंप नहीं है आगे भी। तो इन वैल्यूज को देखकर आप बता सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरी बात क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम किसी एटम के फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा हैलाइड, ऑक्साइड, सल्फेट एक्सेट्रा किसी का भी फॉर्मूला बता सकते हैं, है ना। देखिए, अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। अभी हमने इसके मान लो कि हैलाइड का फॉर्मूला लिखना है, हमने इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, हमने इसके सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, हमारे पास है M+3 और हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? X-, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
mx3। ठीक है, हमारे पास है m+3 और ऑक्साइड क्या होता है -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M2O3। हमारे पास है m+3, सल्फेट क्या होता है SO4-2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M2SO4 की थ्राइस। ठीक है, तो हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसके किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा प्रिडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे प्रिडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास है मैग्नीशियम, -1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mg+1, -1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mg+2, -1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mg+3। ठीक है, यहां पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है मान लो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां पर है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर है 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, इसका रूल क्या है, अगर आईपी डिफरेंस है लेस देन 11 तब तो क्या होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अगर आईपी डिफरेंस है ग्रेटर देन 16 तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ठीक है, यहां पर देखिए दोनों के आईपी का डिफरेंस कितना है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, मींस Mg+2। अब इन दोनों का आईपी डिफरेंस देखिए कितना है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन 16, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, Mg+2 इज स्टेबल। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मींस टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। ठीक है, कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। ठीक है, तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होंगे। हमारी पीरियोडिक टेबल में देखें तो टॉप टू बॉटम आते हैं, तो क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जा रही है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज होती जा रही है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो मेटेलिक करेक्टर कम होंगे और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी तो मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होंगे। इसके बाद बच्चों लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो बच्चों आजकल एग्जाम में IE2 और IE3 के ऑर्डर बहुत पूछे जा रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मान लो हमें एलिमेंट दे दिए बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और आपको पूछा है इसका IE2 का ऑर्डर बताइए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, देखो IE2 का ऑर्डर बताना है ना, आप इन एलिमेंट्स को इनके एक पीछे का एलिमेंट मान लीजिए। ठीक है, तो फ्लोरीन को मान लिया हमने, लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिख दिया नाइट्रोजन, कार्बन को लिख दिया बोरॉन और बोरॉन को लिख दिया बेरिलियम। ठीक है, तो इनका आप आईपी ऑर्डर बता दीजिए, वही ऑर्डर IE2 का ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आपको पता है नाइट्रोजन की IE ज्यादा और फिर ऑक्सीजन की, इन दोनों में से आपको पता है पहले बेरिलियम और फिर बोरॉन। ठीक है, अब इनको इनके रियल एलिमेंट्स में चेंज कर दीजिए, नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मतलब फ्लोरीन, बेरिलियम मतलब बोरोन और बोरोन मतलब कार्बन। ठीक है, ये इनका IE2 का ऑर्डर रहेगा। चलो मान लो कि मैंने आपको पूछ लिया इन एलिमेंट्स का IE3 का ऑर्डर बताइए। ठीक है, आपके पास एलिमेंट हैं बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तब कैसे सॉल्व करेंगे इनको? तो अब क्या करोगे, इनको दो एलिमेंट पीछे करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बोरोन 5 है तो 3 नंबर पर कौन आता है? लिथियम। कार्बन 6 है तो 4 नंबर पर कौन आएगा? बेरिलियम। ऑक्सीजन 8 है तो 6 नंबर पर कार्बन। फ्लोरीन 9 है तो 7 नंबर पर कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, तब इनका ऑर्डर लिखिए पहले। सबसे पहले नाइट्रोजन और फिर कार्बन। बेरिलियम और लिथियम में से पहले बेरिलियम और फिर लिथियम। अब इनको इनके ओरिजिनल एलिमेंट में चेंज कर दो। नाइट्रोजन मतलब फ्लोरीन, कार्बन मतलब ऑक्सीजन, बेरिलियम मतलब कार्बन और लिथियम मतलब बोरॉन। तो इनका IP3 का ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमने आज आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनको हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लिखना है। तो एलिमेंट है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, तो सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हम कर देते हैं कट, है ना, इसमें मैक्सिमम कार्बन की बता रखी है। तो नाइट्रोजन के बाद अब कार्बन और बोरॉन में से किसकी ज्यादा होगी? कार्बन की। तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन, तो ये ऑप्शन भी कट कर दो। नाइट्रोजन के बाद कार्बन। इसके बाद बोरॉन और बेरिलियम में से किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की। तो ये बेरिलियम है ना, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बेरिलियम के बाद बोरॉन और फिर लिथियम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct order of ionization enthalpy first for the given 4 elements is, तो सही ऑर्डर बताना है हमको। तो हमारे पास है एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। देखो सबसे ज्यादा तो देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो हम कर देते हैं कट। अब हमारे पास ऑप्शन 1 और 4 बचे हैं। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हमने ये एक्सेप्शन में पढ़ा था कि 15 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑक्सीजन से मतलब 16 ग्रुप से ज्यादा होगी। तो फिर फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन सॉरी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? देखिए हमें दो एलिमेंट तो दे रखे हैं सेकंड पीरियड के और दो एलिमेंट दे रखे हैं नेक्स्ट, है ना। तो देखिए यहां पर टॉप टू बॉटम आएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन आएगा सेकंड या फोर्थ में से, तो यहाँ पर है नाइट्रोजन और यहाँ पर है कार्बन। तो किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एलिमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड इज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड में हाईएस्ट डिफरेंस किस में है ना। सबसे पहले देखिए कैल्शियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NS2। तो दो फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d1, दो इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, बड़े आराम से निकल जाएंगे। इसके बाद बेरियम, ये भी सेकंड ग्रुप का मेंबर है NS2, एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकाल लेंगे। और पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? देखिए 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1।
19 हो गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका ये स्टेबल आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 18 ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया इसका, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन आएगा 4। ठीक है बच्चों, आज हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।